लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी आपका जो मॉडल पेपर है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, इसके प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न और इसके जो है त्रिकोणीय प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए हैं। अब जो इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3, 4 और 5 में दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन सभी में 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है। जैसे कि आपके सामने तीसरा प्रश्न दिख रहा है, यहाँ 3 में से जो है 2 प्रश्न दिख रहा है, तीनों में से 1 प्रश्न आपको करना है, चाहे कोई भी करिए। आपको इसके 6 नंबर मिलने वाले हैं, एक प्रश्न को हल करने का। आप दोनों हल करेंगे तब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे, हालाँकि दोनों में से एक ही हल करना है, ठीक है। अगर आप दोनों कर देते हैं तब भी आपको एक ही प्रश्न का नंबर मिलेगा, खाली आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा है, अगला प्रश्न आपका चौथा है, तो चौथे में आप देखेंगे दोनों में से कोई एक हल करना है, ठीक है। अगला जो है आपका 5वां, इन दोनों में से भी कोई एक हल करना है। तो टोटल यहाँ पे आपको हम 6 प्रश्न बताने वाले हैं। आप इन 6 में से देखिए कितने क्वेश्चन आप खुद से कर ले रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप खुद से कर नहीं पा रहे हैं। और 6 के 6 ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इसका जो तीसरे का सवाल। तीसरे का जो पहला सवाल मान लीजिए या तीसरा ही मान लीजिए, ठीक है। इसमें कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हमने सवाल को तो पढ़ लिया है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक जैकब है और उसका एक पुत्र है। क्या आपको दोनों की आयु पता है? तो आप देखेंगे कि उनकी जो वर्तमान आयु आपको नहीं पता है। अगर उनकी वर्तमान आयु पता होती तो आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते थे। तो जो चीज़ें हमको नहीं पता रहती हैं, पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम तीसरा लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ना ही हमको जैकब की आयु पता है, ना ही उसके पुत्र की आयु पता है। और हम गणित पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, अगर जो चीज़ हमको नहीं पता उसको हम मान लेते हैं। कहेंगे माना जैकब की आयु, लिखेंगे माना जैकब की आयु, जैकब की आयु। जैकब की आयु को हम कितना मान लेते हैं, सॉरी जैकब की वर्तमान आयु लिखिएगा, ठीक है ना, उसने वर्तमान आयु पूछा है। यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष है, ठीक है। अच्छा उसके पुत्र की आयु, लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। इसकी भी आयु हमको नहीं पता है, इसकी भी आयु को हम क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष है। यानी जैकब की वर्तमान उम्र हमने x मान लिया, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र हमने कितना मान लिया, y। अब वो हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी आज से, वर्तमान उम्र आज है, आज से 5 वर्ष बाद जो अगर जैकब की आयु होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कहा है ना 5 वर्ष बाद, जब भी बात कहेंगे तो आज से 5 वर्ष बाद, और अगर पहले कहेगा यानी पूर्व कहेगा तो आज से 5 साल पहले की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 शर्त दी गई है, यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष बाद की बात की गई है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि अगर यह जैकब और उसका पुत्र आज x और y वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी। लिखेंगे प्रथम शर्त या स्थिति पहली, लिखेंगे प्रथम शर्त उसकी यही है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है तो तब जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु। अगर जैकब आज x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितना होगा, x प्लस 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अच्छा जब जैकब 5 साल बढ़ेगा तो उसका पुत्र भी आज से 5 साल बढ़ेगा, तो पुत्र की आयु भी लिखेंगे, पुत्र की आयु, इसकी भी आयु में 5 साल की वृद्धि होगी आज से, ठीक है। देखिए आज से, जैसे आज पिता और पुत्र की आयु x और y है, तो 5 साल बाद अगर हम बात करेंगे तो 5 साल पिता भी बढ़ेगा तो 5 साल पुत्र भी बढ़ेगा, तो दोनों की उम्र मैंने 5-5 साल जोड़ दिया है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन यही कहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो जैकब की आयु होगी, जैकब की आयु लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है जो जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5, या जो जैकब की आयु होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। उसके पुत्र हो गया, उसके पुत्र की आयु का हमने कितना कर दिया, 3 गुनी कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको अब हम हल करके समीकरण बना लेंगे कि हमारा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर
3 का y गुणा करेंगे 3y प्लस 5 3 15। ठीक है, हम 3y को उधर लेते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, x 3y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3y बराबर ये 15 है, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। यह इसकी पहली शर्त हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरी शर्त इसकी क्या है, लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त, अच्छा दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान समझते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो आप जो जैकब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरी स्थिति में किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है ना, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो देखिए जैकब आज 1 साल का है, आज से 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो आज की उम्र यानी वर्तमान उम्र में से हम 5 साल घटा देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा जैकब की उम्र। तो उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है y, y में से भी हम 5 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस 5। तो प्रश्नानुसार अब क्या हमको मिल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमने 5 वर्ष पूर्व कर दिया, कहा कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। यानी 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी अपने पुत्र की वह 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति यह है, तो यह जो जैकब की आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी, तो हम 7 का गुणा उसमें कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 का y गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 बचे 35। ठीक है, इसको अगर पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 तो पहले से था, माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो जाएगा x माइनस 7y बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा 30। समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों समीकरण बन चुके हैं। अब इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए आप कोई भी एक विधि लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर 10 है, दूसरा समीकरण हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो हम देखेंगे इनमें दोनों पद जो है x के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम एक दूसरे में से घटा देते हैं। ठीक है ना, कई क्यों घटाते हैं, देखिए यहाँ x भी प्लस में है और यहाँ भी x प्लस में, दोनों के गुणांक भी बराबर हैं। तो जब दोनों धनात्मक रहते हैं, समान चिन्ह होते हैं, तो हम घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 था x माइनस 3y बराबर में 10, दूसरा है x माइनस 7y बराबर में क्या है, माइनस 30। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, जो माइनस रहेगा जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस, या तो कट जाएगा। और यस प्लस में 7y हो गया है, तो इसमें 3y को घटाएंगे, यहाँ से मिलेगा 4y। ठीक है, अब यह भी माइनस नहीं बल्कि प्लस है, तो यह 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। हम इसको काट देंगे तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और y का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में या 1 में रख देते हैं, चलो 2 में रखने पर y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में, तो y हमारा हो जाएगा x माइनस 7y बराबर में क्या है, माइनस 30। इसमें हम y का मान रख देते हैं, x माइनस 7 गुणे y का मान कितना है, 10 बराबर माइनस 30 है, तो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 70, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर जब इसमें से माइनस 30 प्लस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया, लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, अच्छा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना है, 10 वर्ष है। y बराबर कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो यह हो गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। अब इसके बाद जो है, यह तो था आपका
तीसरे का पहला सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं सवाल में था, उसने बताया था कि एक जैकब है और एक उसका एक पुत्र है। तो आपको एक बार 5 साल बाद की कंडीशन दिया था और एक 5 साल पहले की। हमने वर्तमान आयु को मान लिया, वर्तमान आयु पे हमने 5 साल को जोड़ दिया। तो 5 साल जब जोड़ने के बाद उसकी क्या कंडीशन हो रही थी, जैकब की जो आयु थी अपने पुत्र की आयु के 3 गुने थी, तो उसके पुत्र में हमने 3 का गुणा करके समीकरण 1 बना लिया। दूसरी कंडीशन उसने बताया कि 5 साल पूर्व में जो तो उसका जो पिता और पुत्र में जो संबंध था, पिता की जो उम्र यानी जैकब की जो उम्र थी अपने पुत्र की 7 गुनी थी, हमने उसके पुत्र में 7 का गुणा करके दोनों समीकरण को बराबर किया। फिर हमने दूसरा समीकरण बना के हमने देखा कि x का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया। अगर चिन्ह विपरीत होते तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने y का मान निकाला और यहाँ से x का मान निकाला। तो x जो था जैकब की आयु थी, y जो पुत्र की आयु थी, ठीक है। वर्तमान आयु यह है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न इसके देखेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी वह समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल याद करना है। कोई रेलगाड़ी है जो अपनी चाल से चल रही है, ठीक है। चाल कितनी हमको नहीं पता है, लेकिन वह 480 किलोमीटर की दूरी वह तय करती है। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर हम चाल को, जो पहले चाल चल रही थी उससे अगर हम 8 घंटा कम कर दे रहे हैं उसकी चाल, तो वह जो इतना समय पहले लेती थी अब उससे 3 घंटा ज़्यादा लेगी। सीधी सी बात है, अगर हम चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम 8 घंटा को उसकी चाल कम कर देते थे तो उसमें 3 घंटा का अधिक समय ले रही थी। तो रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए हम लगाते हैं। जो चीज़ें हमको नहीं पता है, यानी ये तीसरे का ही सवाल है, ठीक है ना। तीसरे का दूसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे के इस सवाल में हमसे देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो रेलगाड़ी की जो हमको चाल पता नहीं है तो हम लिख देंगे कि रेलगाड़ी की जो हमको चाल पता नहीं है तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे। कह देंगे माना रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितनी है, ये x है। तो हम लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। या तो हमने चाल निकाल लिया। अच्छा, रेलगाड़ी दूरी कितना तय करती थी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय कर रही है, तो वह दूरी तय कर रही थी 480 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रही थी, 480 किलोमीटर। देखिए कहा है ना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करती थी समान चाल से, हमने समान चाल को मान लिया है x। अच्छा, जब इस चाल से वो चलती थी तो कितना समय लेती थी, तो इस दूरी को तय करने में लिया गया समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 480, चाल कितना है x, तो 480 बटा x घंटा लगेगा। यानी उस रेलगाड़ी को 480 बटा x घंटा लगता था, इतना समय लगता था उस 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल हमको नहीं पता थी, हमने उसकी चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है, 480 किलोमीटर ले रही है। दूरी कितना तय कर रही है, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चार। दूरी बटा चार हमने कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कुछ कंडीशन रखा है आपके सामने। कंडीशन रखा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर हो जाती, तो चलिए इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। देखेंगे चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करने पर, जब हम कमी कर देते हैं तब देखिए क्या होता है। तो चलिए इसकी चाल को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल जो पहले थी कितनी x, उसमें से 8 हम घटा देंगे, भाई पहले से 8 कम करना है तो 8 घटा देंगे, कितनी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो दूरी, दूरी तो वही चलनी रहेगी, दूरी कितनी चलनी रहेगी, दूरी चलनी रहेगी 480 किलोमीटर। तब कितना समय लग जाएगा,
तब हमारा वही समय निकल के आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, चाल कितनी हो गई x माइनस 8 घंटा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्नानुसार उसने एक चीज यह बताया है, क्या बताया है अभी हम आपको समझा रहे हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो आइए सवालों को समझते हैं, फिर उसके बाद में इधर का एक रेलगाड़ी ध्यान में बैठा लीजिए। दूरी तो हमेशा कितनी चलेगी 480, यहाँ से तो आपको क्लियर जाना चाहिए। दूरी कितना चले 480। अब इसको चलने में चाल एक समान चाल से वो चल रही है, तो चाल हमको नहीं पता, हमने x मान लिया। तो इस समय जो उसने समय लिया था कितना लिया था 480 बटा x। ठीक है। अब अगली कंडीशन में इसमें से इसकी चाल को हमने कम कर दिया। जब हम इसकी चाल को कम करेंगे तो दूरी तो उतना ही चलेगी, तो चाल कितनी हो गई कम। अगर चाल कम हो रही है तो समय क्या लग रहा है 3 घंटा ज़्यादा। इसका मतलब इन दोनों में यह समय ज़्यादा ले रही है और यह समय क्या ले रही है कम। इन दोनों में कितने का अंतर है 3 घंटे का अंतर है। ठीक है। यह समय ज़्यादा लेगी तो ज़्यादा में से हम कम को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है ना। तो दोनों समय, यह भी समय है और यह भी समय है। यह पहले का समय है जब गाड़ी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, और यह गाड़ी की चाल में परिवर्तन करें तो 3 घंटा ज़्यादा समय ले रही है, तो ज़्यादा में से हम कम वाले को समय को घटा देंगे, दोनों समय ही है। तो यहाँ पर देखेंगे यह समय ज़्यादा लेगी क्योंकि इसकी चाल हमने कम कर दिया है। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 480 बटा में x माइनस 8। इसमें से हम लोग पहले वाले समय को घटा देंगे। पहले का समय था 480 बटा x, कितने का अंतर है 3 घंटे का अंतर है, तो हम 3 घंटे के बराबर कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे ऊपर जो है 480 कॉमन दिख रहा है, तो 480 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बटा एक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से बचेगा 1 बटा एक्स, बराबर में क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 3 से चाहे तो हम 480 को हम काट सकते हैं। ठीक है ना। हम जाते हैं 16 3 48 कट जाएगा, तो अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस एक्स कोष्टक में x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तिरिया गुणा कर देते हैं क्योंकि हमने नीचे का गुणा किया है, तो इसका इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x माइनस इसका इस साइड से गुणा करेंगे तो जाएगा x माइनस 8, बराबर में क्या चलेगा 3 चलेगा। ठीक है। तो सॉरी 3 नहीं 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसको 3 से काट दिया है, तो 3 से जब हम लोगों ने इसको काटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तभी तो। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 160 कोष्टक में यह जाएगा अंदर, तो x माइनस एक्स हो जाएगा, तो यह माइनस प्लस कर देगा इसको। नीचे x का गुणा हम जब x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है। बराबर में 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम आगे ले चलते हैं, चलो साइड में ही लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा x से x कट जाएगा और बचेगा 8, तो हो जाएगा 180 सॉरी 160 कोष्टक में 8 बटा 160 एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x, बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलो 16 का हम 8 में यानी 160 का 8 में गुणा करेंगे, 16 8 128 यानी 128 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर इसके इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है। हम 1280 को इस साइड कर देते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा जीरो, तो आपका समीकरण बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। हमने क्या किया इस माइनस को इधर पक्षांतर कर दिया, तो यह सब तीनों एक तरफ हो जाएंगे, किसके बराबर होगा जीरो के, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी पड़ेगी हमको जो गुणा करके 1280 आ जाए और जोड़ घटा के कितना आ जाए हमारा 8 आ जाए। तो ऐसे में हम जानते हैं कि 1280 का जब आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कहीं पर रफ कार्य कर लेंगे। 1280 का गुणनखंड कर देंगे, 2 से काटेंगे 640, फिर 2 से काटेंगे 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 40, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से। अब इन्हीं से हमको संख्याएं बनानी है, तो चलो बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, चलो यहाँ पे 40 हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखें 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, बड़े आराम से बन गया। 40 और 32 को हम ले लेते हैं। ठीक है। 40 और 32 का अगर हम गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा, और 40 में से हम 32 को अगर हम घटा भी देते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास दो संख्याएं मिल गई 40 और 32, तो हम 40 और 32 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 40x में हम क्या करेंगे 32x को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और यह माइनस 1280 बराबर में क्या रहेगा 0। इन दोनों में से हम क्या कामा लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 40। और यहाँ से हम क्या कामा लेने वाले हैं, तो प्लस में यहाँ से हम 32 कामा लेंगे। जब 32 कामा लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, अभी हमने 32 और 40 का गुणा किया था तभी 1280 मिला था, तो 32 कामन लेंगे यानी 32 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 40 बार में। अब बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, ठीक है। तो दोनों कोष्टक में x माइनस 40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 40 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 32 बराबर में 0। गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब दोनों का गुणा करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, तो लिखेंगे यदि x प्लस 32 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा -32। अच्छा, दूसरा लिखेंगे फिर यदि x माइनस 40 बराबर में क्या है 0, तो x बराबर क्या आएगा 40। अब हम यहाँ पे देखेंगे x के दो मान आए, हालांकि चाल है तो चाल कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए इसको हम क्या देंगे अमान्य, ठीक है। चाल हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है। यहाँ पे लिख देंगे रेलगाड़ी की जो चाल हमसे पूछा था, लिख देंगे रेलगाड़ी की गाड़ी, इस पर भी ध्यान दे दिया जाए, रेलगाड़ी है, ठीक है। देखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, वह रेलगाड़ी जो थी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा आपको। सवाल में कहा था कि कोई रेलगाड़ी जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, तो हमने यहाँ से निकाला समय कितना है 480 बटा एक्स। फिर कहा कि चाल में 5 घंटा की 8 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दीजिए, तो चाल में हमने कमी किया तो समय हमको दूसरा मिला। तो दोनों समय में 3 घंटे का अंतर हो रहा था, हमने दोनों समय को घटा के 3 घंटा में अंतर किया, और इस समीकरण को हल करके यहाँ से हमने x बराबर 40 मिल गया, जो कि उस रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहा है, क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है ना, उसके दोनों ओर आमने सामने एक खंभे खड़े हैं। जैसे मान लीजिए यह 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक खंभा इधर है और दूसरा खंभा इधर है, ठीक है ना, समझ लीजिए। फिर कहा है इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, अब इन दोनों खंभों के बीच में कहीं पर भी कोई एक बिंदु आप ले लीजिए, मान लेते हमने यहाँ पे ले लिया, बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। तो यहाँ से एक को देखा जा रहा है और इसको भी देखा जा रहा है, दोनों को। एक के द्वारा जो 30 अंश का कोण बन रहा है और एक के द्वारा कितने का बन रहा है 60 का। तो खंभे की ऊंचाई तथा खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप खंभे की ऊंचाई बताते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा, खंभे से बिंदु की दूरी बताते हैं फिर 3 नंबर दिया जाएगा। आप दोनों सवाल सही जवाब दिए तो टोटल आपको कितना नंबर दिया जाएगा 6 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं। चौथे का पहला उसने कहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेते हैं, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा के 80 मीटर कर लेते हैं। दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, इस तरफ भी खंभा है और इस तरफ भी खंभा है। दोनों की लंबाई लगभग क्या है समान है। सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से खड़े होकर जब इसके शिखर को देखा जा रहा है, एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है, ठीक है। जब दोनों के शिखर को देखा जा रहा है तो एक को देखने के बाद 30 अंश का कोण बन रहा है उन्नयन कोण, और एक को देखने के बाद कितने का बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो पूछ दिया है कि बताओ इन दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है, तो हम मान लेते हैं इन दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है h है। दोनों समान लंबाई के हैं तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी h। कहा है कि अब यहाँ से हमको बताना है खंभों से बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी, इसका नाम हम रख देते हैं सी और डी। अच्छा, जहाँ ये बिंदु है यहाँ पे इसका नाम हम क्या रख देते हैं ओ रख देते हैं, ठीक है ना। तो एक सड़क है ए बी, इतनी चौड़ी सड़क है, उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। तो बिंदु ओ पर हम खड़े होकर जब खंभों को देख रहे हैं तो एक का कोण कितने का बना है 30 का, दूसरे का बना है 60 का। जिस खंभे के हम पास रहेंगे वहाँ कोण ज्यादा बनेगा, जिस खंभे से दूर रहेंगे वहाँ का कोण कम बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यह ध्यान देंगे कि हमसे पूछा है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी बताना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा कितना 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कितना मान लेते हैं x, तो यह वाला कितना होगा, यह वाला हमारा होगा 80 माइनस एक्स, कितना होगा 80 माइनस एक्स, यह होगा हमारा x। देखिए लिख देंगे, कहेंगे माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की
ऊंचाई क्या है, AC व BD। AC बराबर क्या है, BD बराबर कितना हमने माना है, H मीटर माना है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AOC, समकोण त्रिभुज AOC में। AOC में देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको लंब और आधार पता है। तो लंब आधार में किसका संबंध, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब कितना है यहाँ पर है, AC, आधार कितना है, AO है, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है, 60 बराबर AC कितना है, H, AO कितना है, X। tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बटा कुछ नहीं, बटा में 1 बराबर H बटा X, ठीक है। त्रिज्या को गुणा कर देंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 3 इंटू एक्स। अच्छा, दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दूसरा वाला हमारा है OBD। कौन सा है, समकोण त्रिभुज OBD में। समकोण त्रिभुज OBD में हमको क्या क्या पता है, यहाँ पे हमको आधार और यहाँ पे लंब। इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा बराबर लंब कितना हमारा है, BD, आधार कितना है, BO है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सभी मानों को रखेंगे। tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 बराबर BD हमारा H है, BO हमारा कितना है, 80 माइनस एक्स है, ठीक है। यह देखिए 80 माइनस एक्स है। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1 बटा करड़ी में 3 बराबर H बटा 80 माइनस एक्स। फिर ये गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर करड़ी में 3 इंटू में H, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर H का मान रख सकते हैं। लिखेंगे इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से H का मान रखने पर, H का मान रखने पर जब हम H का मान रखेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर करड़ी में 3 इंटू H का मान क्या है, करड़ी में 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर करड़ी में 3, क्या करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करड़ी है आपकी, यह हो जाएगा 3x माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x। 80 बराबर क्या आ जाएगा, 4x, 4 से 80 को काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो हमको x का मान तो मिल गया है 20 मीटर। तो हमको x का मान मिल गया है, तो अब हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है ना, खंभों की ऊंचाई। तो चलिए इस साइड निकाल देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो h बराबर करड़ी में 3 इंटू एक्स का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, x का मान हम लोगों ने निकाला है 20, ठीक है। तो h बराबर करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 गुणे में क्या आएगा, 20। करड़ी में 3 का मान याद कर लीजिए 1.732 होता है, ठीक है। 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ती 14 की 4, और 2 एक कम 2 1 3, और ये यहाँ पर जो है एक जीरो लगा, जीरो लगा दीजिए, और 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। कितना मीटर आ जाएगा खंभों की ऊंचाई। तो लिख देंगे हमसे क्या क्या पूछा गया था। हमने एक्स और एच का मान तो निकाल लिया। हमसे पूछा गया खंभों की ऊंचाई, तो लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई एच बराबर कितना आया है, 34.64 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, उसका पूछा गया खंभों से बिंदुओं की दूरी। तो खंभों से बिंदुओं की दूरी निकाल देते हैं। तो खंभों से बिंदुओं की दूरी, खंभों, खंभों गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम सही कर लेते हैं। लिखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, एक x बराबर कितना है, 20 मीटर, ठीक है ना। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु हमारा होगा, दूसरा बिंदु जो होगा वह 80 माइनस एक्स होगा। 80 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। यानी एक खंभा जो होगा बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर होगा, और एक खंभा जो होगा बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है ना। तो यह तो था आपका सवाल। आइए एक बार से हम आपको समझा दें।
कहा है कि दो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, दोनों किनारे इसके समान लंबाई के दो खंभे खड़े हुए थे आमने सामने। इसी सड़क के किसी बिंदु पर खड़े होकर जब खंभों को देख रहे थे तो एक का जो कोण 30 अंश का बन रहा, दूसरे का कितने का बन रहा था, 60 का बन रहा था। ठीक है, तो एक चीज हम यह देखेंगे, जिस खंभे से हम दूर रहेंगे वहां पे कोण जो कम बनेगा उन्नयन कोण, और जिस खंभे के हम पास में रहेंगे वहां से उन्नयन कोण क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो हमने दोनों कोणों को बनाया था। यहाँ पे हमको देखा दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो हम लोगों ने पहले इस वाले समकोण त्रिभुज के लिया कौन से, ए ओ सी को। यहाँ से हम लोगों ने लिया एच बराबर हमको मिला कर्ण 3 इंटू एक्स। फिर हमने दूसरा समकोण त्रिभुज लिया ओ बी डी में, यहाँ से हमने tan 30 बराबर हल किया तो हमको मिल गया यहाँ पर 80 माइनस एक्स बराबर कर्ण 3 इंटू एच मिल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एच का मान मिला तो हमने एच का मान इसमें रखा तो हमको एक्स का मान मिल गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी एक्स का मान को हम लोग समीकरण 1 में लाके रखे थे, वहां से हमको एच का मान मिल गया। तो हमसे खंभे की ऊंचाई पूछा था, तो खंभे की ऊंचाई एच बराबर हमने निकाला 34.64 मीटर आया। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया था खंभों से बिंदु की दूरी। तो पहला बिंदु जो होगा खंभों से, पहले खंभे से जो होगा वह 20 मीटर की तरह, दूसरे खंभे से कितने होगा, 60 मीटर से। ठीक है ना, पहले खंभे से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखा गया है, पहले खंभे से बिंदु की दूरी लिखना चाहिए था। सवाल में क्या किया, जरा देखो फिर से देख लें, खंभों से बिंदु की दूरी पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले खंभे से बिंदु की दूरी। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, लिखेंगे पहले खंभे से, पहले खंभे से बिंदु की दूरी इतना, तथा दूसरे खंभे से, दूसरे खंभे से, यहाँ पे भी थोड़ा सा बना लें, लिखेंगे दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न इसी का है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आइए इसको भी हम लोग लगा देते हैं, फिर इसके बाद बच जाएगा पांचवा सवाल। तो लिखेंगे चौथे का दूसरा। कह रहा है कि एक कोई 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर ही दिया है, हाँ 75 मीटर ही है। कह रहा है एक 75 मीटर लाइट हाउस ऊंची है, यह लाइट हाउस है, इसका नाम हमने क्या रखा, ए बी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, अब इसके शिखर पे लाइट हाउस में ऊपर खड़ा हुआ जाता है। ठीक है ना, तो यह लाइट हाउस से जब देखा जा रहा है, यहाँ पर यह जल स्तर है समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक नाव यहाँ पर दिख रही है और एक नाव यहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे हम खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं तो एक हमारे क्षैतिज दृष्टि रेखा होती है, क्षैतिज दृष्टि रेखा ठीक इसके सामने होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब एक जहाज को हमने देखा और पुनः उसी के पीछे दूसरी जहाज को देख रहा है, जब एक जहाज को देख रहा है तो कितने इसका कोण बन रहा है, एक जहाज को देख रहा है 30 का, दूसरी को देख रहा है 45 का। तो जब एक जहाज को देखा है यहाँ से तो कितने का कोण बना रही थी, 30 का। जब दूसरी को उसने देखा कितने का बना रही थी, 45 का। तो जो इसने देखा 30 का, तो यह 30 अंश का कोण बना रही थी, और ये कितने का बना रही थी, 45। यहाँ पे जहाजें हैं तो हम मान लेते हैं एक का नाम सी है, दूसरे का नाम क्या है, डी है। तो यहाँ पर दो जहाज हैं सी और डी। तो पूछ रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, यह जहाज की दूरी कितनी है, एक्स। क्या यहाँ से इस लाइट हाउस के बीच की दूरी पता है, नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, वाई। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, इस लाइट हाउस के ऊपर से एक व्यक्ति खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब अवनमन कोण बनेगा। नीचे की तरफ यह देख रहा है पानी में दो जहाज हैं सी और डी। तो जब डी को उसने देख रहा है तो उस समय उसका अवनमन कोण 30 अंश का बन रहा था। फिर पुनः देखा कि एक जहाज और आ रही है जिसका अवनमन कोण कितने का बन रहा है, 45 का बन रहा है। ठीक है ना, तो दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो पूछ रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बता दो कितनी होगी। तो हमने लिखा लाइट हाउस की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देंगे लाइट हाउस की ऊंचाई, लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई, एच बराबर कितना है, 75 मीटर है। ठीक है, अच्छा लाइट हाउस की ऊंचाई एच बराबर 75 मीटर है। अब उसके बाद हमको इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया है,
दोनों माना माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, सी डी, वह कितना है, एक्स मीटर है। कितना है, एक्स मीटर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी में कितना माना है, एक्स मीटर माना है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे सामने दो त्रिभुज बन जा रहे हैं। ठीक है। पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा बन रहा है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको यहाँ पे लंब और आधार पता है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। देखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है हमारा, ए बी है, आधार हमारा कितना है, ए सी है। तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा है 45, तो हो जाएगा tan 45 बराबर, ए बी है 75, ए सी है y, तो tan 45 का मान 1/1 हो जाएगा, 75 बटा वाई हो जाएगा। ठीक है। तो तिरिया गुणा कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। यानी पहली जहाज जो लाइट हाउस से 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी त्रिभुज इसमें है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये बड़ा वाला। क्या बनेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ से ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, tan थीटा बराबर लंब कितना है, ए बी, लंब हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बटा आधार कितना हो जाएगा, ए डी। तो tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 30, ए बी का मान कितना है हमारा 75, ए डी का मान कितना है, x प्लस वाई। ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/करड़ी में 3 बराबर 75 बटा हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है। चलिए गुणा कर दिया जाए। जब त्रिय गुणा करेंगे तब देखिए क्या मिलने वाला है, त्रिय गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3। ठीक है। y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75 करड़ी में 3। ठीक है। 75 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 75 करड़ी में 3 माइनस में क्या आ जाएगा 75। तो x बराबर 75 जब हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा, कोष्टक बच जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है ना। इतना आप छोड़ दीजिएगा यहीं पर। अगर आपका मन करे तो करड़ी में 3 का मान 1.73 रख कर गुणा कर दीजिए या तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। नीचे लिख दीजिएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75 कोष्टक में, जगह ही कम पड़ जा रही है, चलो अच्छा इसको सरका देते हैं। कितना आ जाएगा, 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगा। ये हमसे पूछा गया था। ठीक है ना। तो यह भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, चित्र आपने जैसे बनाया तो ऐसे सवाल लग गया। ऐसे में ऊंचाई दूरी में चित्र बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। बिना चित्र के आपका सवाल जो है अधूरा माना जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है पांचवा, पांचवा सवाल में कहा जा रहा है, ये हमारा मेंसुरेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है। कहा है ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4, ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको लगता है कि यहाँ पर यह जो मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ मीटर नहीं क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर रख के हल करेंगे। ठीक है। क्योंकि सभी मात्रा सेंटीमीटर में दिए हैं, जिसको उसने मीटर में क्यों दे दिया है, अगर 2.4 मीटर का बेलन होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको सेंटीमीटर में मान के हल करने वाले हैं। चलिए हम लोग उसको सेंटीमीटर में मान के हल करते हैं। ठीक है। जब उसको हम सेंटीमीटर में मान के हल करेंगे तब देखिए, जो चीज़ें नहीं पता है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है क्या बनाया जा रहा है, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतने का एक ठोस बेलन है। लिखेंगे बेलन की, पाँचवा लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यश बराबर, अभी हम लोगों ने कितना देखा, 2.4 सेंटीमीटर देखा। ठीक है ना। 2.4 सेंटीमीटर
और साथ ही साथ हमने उसका व्यास भी पढ़ा, बेलन का व्यास। व्यास को हम किससे व्यक्त करते हैं? डी से। व्यास कितना था? 1.4 सेंटीमीटर रहा होगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या इसकी आधी को तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बेलन की ऊंचाई कितनी थी? 10.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4। तो उसमें से हमने उसकी त्रिज्या निकाला 1.4। हाँ, व्यास 1.4 था, उसमें से हमने उसकी त्रिज्या किया, कितना आ गया? 0.7 सेंटीमीटर वाले बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे शंक्वाकार खोल जब काटा जाता है, इसमें से लिखेंगे इसी ऊंचाई, लिखेंगे काटा गया शंकु। तो उसकी ऊंचाई एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी उसकी सेम रही होगी, त्रिज्या आर बराबर 0.4 सेंटीमीटर। इतना काट के निकाल लिया गया। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर यह एक बेलन है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये हमारा एक बेलन हो गया। इसकी ऊंचाई हमको पता है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या दे रखा है वह 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है इसी में से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, यानी इसी लंबाई का। थोड़ा सा चित्र हमारा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लें। यहाँ से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, कुछ ऐसे, इसी बेलन में से। जब ये काट लेंगे तो ये इतना खाली जगह बच जाएगा, यह सब क्या निकल जाएगा? खाली जगह बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ से जब यह सब काट लेंगे, तो यह शंकु को काट के निकाल देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यह हिस्सा जब कट जाएगा, तो यह शंकु के आकार का हिस्सा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हमने काट के, जितना हमने रंगा उसको काट के हमने उसमें से क्या किया? निकाल लिया। और जब निकाल लें किसके जैसा? इस शंकु की भांति आकार का हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। उसने कहा है ना कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का शंकु आकार खोलकर काट लिया जाता है। अब कह रहा है शेष बचे ठोस का। अब जो बच जा रहा है काटने से, इसका हमको निकटतम जो है वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब यह समझिए कि अगर आपको किसी चीज को पेंट करना है, कहाँ कहाँ तक आप पेंट कर सकते हैं। और यह ध्यान ध्यान रखिएगा, यह बेलन कैसा है? ठोस है। क्या है? ठोस बेलन है, ठीक है ना। तो जब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी किन किन सतहों को हम ढक सकते हैं या किन किन सतहों पे हम पेंट कर सकते हैं, वह हम क्या होता है? हमारा वह पृष्ठ होता है, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था, इसका मतलब यह बाहर बाहर तो हम लिखेंगे ही, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर से होगा, ठीक है। और इसके अंदर यह एक शंकु के आकार का बनेगा, यह भी शंकु के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा काउंट होगा। और ऊपर से एक हमारा आधार बच जा रहा है, ऊपर से एक हमारा क्या बच जा रहा है? आधार बच जा रहा है। ऊपर से हमारा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, नीचे का तो वह शंकु में कट ही गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ठोस बचे, ठोस क्या है जी? ठोस क्या है? बेलन है। ठोस बेलन, बेलन के, ठोस बेलन का, शेष ठोस बेलन का, शेष ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहली बात तो बेलन बाहरी बाहरी इसकी सतह होगी, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, ठीक है ना। और साथ ही साथ शंकु का होगा, ठीक है ना। किसका होगा? शंकु का होगा। तो शंकु का हो जाएगा πr/l। शंकु का क्या हो जाएगा? πr/l प्लस यह ऊपर वाला पृष्ठ, तो इसका हो जाएगा πr²। यह हो जाएगा संपूर्ण ठोस का जो हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने तो यल निकाला ही नहीं है। चलिए यल यहाँ से निकाल देते हैं। इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले यल को हमको निकालना ही पड़ेगा, बिना एल के निकाले हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा यह। अब हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट क्या होता है? h² प्लस r²। तो एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है? 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है? 0.7 का।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो L बराबर अंडर रूट, तो हम जानते हैं कि 24 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 576 होता है। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस इसका वर्ग, सॉरी 2 अंक पे लग जाएगा दशमलव, 576 नहीं क्योंकि ये 2.4 है ना, 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। तो हम जब 2.4 का 2.4 में गुणा करेंगे तो आएगा 5.76 प्लस इसका जब करेंगे तो 0.49 आएगा। तो यल बराबर जब इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 6.25, और 625 इसका वर्ग होता है 25 का, तो एक अंक पे क्या ले जाएगा दशमलव, इतना सेंटीमीटर आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 625 है जिसका हम 625 बटा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बाहर निकलेगा, 625 25 बन के, बटा में 100 बाहर निकलेगा 10 बन के, 10 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सभी फार्मूले को हम रख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2। एक काम हम करते हैं, देखिए पाई आर कॉमन है, पहले उसको निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर को हम निकालते हैं तो क्या बचता है, 2h प्लस एल बच जाता है, तो यहाँ पे केवल आर बच जाता है। तो पाई का मान 22/7 है, गुणे में आर का मान 0.7 है, कोष्टक में 2 गुणे एच का मान हम लोगों ने देखा है कितना है, एच का मान 2.4 है, तो एच का मान हमारा हो जाएगा 2.4 प्लस एल का मान हम लोगों ने 2.5 अभी निकाला है, और आर का मान 0.7 है। ठीक है, आई 7 से 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 22 गुणे 0.1, कोष्टक में 2 का गुणा कर देंगे तो 4.8 हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम जोड़ने जाएंगे 2.5 में 7.07 को जोड़ेंगे तो देखिए 7 5 12 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3, और एक अंक क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, 22 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2.2 आ जाएगा, गुणे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 1 8, यह आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका हम गुणा कर देते हैं, जब हम गुणा कर देंगे 8 ही बचेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, एक अंक पे दशमलव, 17.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.6 आ रहा है। ठीक है ना, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने यह पूछा है, निकटतम हमसे पूछ लिया है। ठीक है ना, तो जब निकटतम पूछ लिया है तो निकटतम हमारा हो जाएगा 17.6 यानी लगभग 18 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 17.5 रहता तो हम 17 कह सकते हैं, 18 कह सकते हैं, कि 17.6 है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 18 ही बोलेंगे। ठीक है, तो पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, लगभग कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग जो होगा वह 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अब आप कहेंगे सर सब कुछ तो समझ में आया कि एक बेलन दिया था, उसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दिया था, व्यास 0.4 था, तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब इसी ठोस बेलन मतलब एक लकड़ी का गुटका समझ लीजिए, कि इमेजिन करिए कि एक लकड़ी का ठोस गुटका है और जिसकी लंबाई 2.4 है, तो उसका व्यास यानी त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है। अब उसी में से काट के निकाल लिया जाता है, तो अगर ध्यान से देखेंगे जब उसमें से बीच में से काट के निकाला जाएगा तो यह वाली एरिया खाली हो जाएगी शंकु के जैसा, नीचे वाला यह आधार तो कट के निकल जाएगा शंकु के साथ साथ, ऊपर वाला आधार रह जाएगा। तो बाहर वाला जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर तो पूरा कैसे बचा हुआ है बेलन का, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अंदर देखेंगे एक शंकु के आकार का बन जाएगा, अंदर क्या बनेगा शंकु का आकार बनेगा, तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल हो जाएगा, और ऊपर से या नीचे वाला तो सिरा कट जाएगा शंकु के साथ, लेकिन ऊपर वाला सिरा बचा रहेगा, तो यहाँ इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसी को हमने हल कर दिया, लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पांचवें का दूसरे की बात करते हैं। पांचवें का दूसरा क्या दिया हुआ है, क्या है कि ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे से लोहे का एक स्तंभ बना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। कोई बात नहीं है, जो जो चीजें दिया है पहले उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे 2 बेलन दिया हुआ है, क्या है कि 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर यानी इस बेलन पर जिस पर इतनी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे से बना एक स्तंभ है, यानी दोनों लोहे से बना हुआ स्तंभ है। जैसे कि पांचवें का दूसरा,
एक बेलन है कुछ इस प्रकार से, तो आप लोग फिर से बनाएंगे, सीधा बनेगा। ठीक है, ये हमने एक बेलन बना लिया। अब कह रहा है कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वह कितना दिया, 220 दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है, 220 मीटर। ठीक है, और साथ ही साथ उसने इसकी जो त्रिज्या या व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास 24 है, तो त्रिज्या सीधी सी बात है आधी यानी 12 हो जाएगी। अच्छा, इसको 12 यहाँ ना लेके नीचे लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमको एक बेलन को बिठाना है। नीचे लिख देते हैं, इसका जो त्रिज्या है वह 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इसके ऊपर एक हम बेलन को रख रहे हैं। इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, एक बेलन को रखा जा रहा है। इसके ऊपर एक बेलन को रखा जा रहा है, और यह जो बेलन को रखा जा रहा है, इस बेलन को कहा है जिस पर एक 60 और 8 यानी 60 और 8 यानी 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो बेलन हमारे पास रख दिए गए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों लोहे से बने हुए हैं, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर दो बेलन है, लिख देंगे, एक बड़ा बेलन दिख रहा है, एक छोटा। लिखेंगे बड़े, बड़े गलत लिखा गया, लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको हम S1 का नाम दे देते हैं। कितना है, 220 मीटर, और इसकी त्रिज्या R1 बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 24 दिया, त्रिज्या 12 हो जाएगी। अच्छा, छोटा बेलन भी है, छोटा बेलन की ऊंचाई, छोटा बेलन की ऊंचाई को हम लोग S2 का नाम देते हैं। कितना है, 60 सेंटीमीटर है, इसी के ऊपर जो बना हुआ है। अच्छा, उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी R2 हो जाएगी, वह कितनी है, हम लोगों ने अभी देखा 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यह एक लोहे का बना हुआ है, इस लोहे का द्रव्यमान बताना है। जब हमको द्रव्यमान निकालना हो तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, आयतन। लिखेंगे दोनों बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वन वन कर देंगे तो ये पहले एक हो जाएगा, और दूसरे का भी हो जाएगा पाई आर टू, दूसरे का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आर वन हमारा कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच वन का मान हमारा कितना है, 220 है, तो 220 हो जाएगा। गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। हम्म, यहाँ देखिए पाई हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, यह मत नहीं करो, डायरेक्ट रखो, कोई बात नहीं। चलो, अभी देख लिया जाएगा क्या क्या कॉमन मिलता है, क्या क्या कटता है। पाई का मान 22/7 गुणे आर वन, आर वन हम लोगों ने कितना हमारा था, आर वन हमारा था 12, तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा, तो हमने 12 का वर्ग कर दिया, गुणे H1 हमारा कितना था, 220, प्लस पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुणे आर टू हमारा कितना, 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, डायरेक्ट। H2 कितना है, 60, तो H2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। इसी को हमको हल करना है। ठीक है, तो आइए हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कटने वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 22/7 को कॉमन लेते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 गुणे 220 प्लस 64 गुणे 60। इन सबको हमको गुणा करना ही पड़ेगा, बिना गुणा किए सवाल लगने वाला नहीं हमको दिख रहा है। तो जाएगा 22/7 गुणे, तो गुणा करते हैं, यह एक जीरो नोट कर लेते हैं। 22 से गुणा 4 में करते हैं, 22 चौक 88। ठीक है ना, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 की 8 हो जाएगा। फिर 22 चौक 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 का 6 हासिल 9 का, 22 से कम 22, और 22 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 31, तो जाएगा 31। ठीक है ना, अब इसी में हमको किसका गुणा करना है, 6 का, तो हम करेंगे 6 का, जीरो पहले नोट कर लेते हैं, 6 चौके 24 की 4 हो जाएगा,
और 6 36, 2 38 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। 22/7 जब हम जोड़ेंगे यह 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं। 31,680, 0,483, 0 8 4 12, 6 4 8 6 14 15 5 80 लिखकर 3 1 4 1 5 आएगा 35,520। क्या आ जाएगा? 35,520 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। तो चलिए इतना रहने देते हैं। क्या किया जाए, काटना ही पड़ेगा, और कोई इशारा दिख नहीं रहा है। तो इसका जब हम काटेंगे तो थोड़ा सा भाग वही दशमलव समझ जाएगी, और क्या। तो चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर 22 का गुणा करते हैं। इसमें 300, यह हो जाएगा 35, 320 में हम 7 की भाग जब लगाते हैं तो 7 पचे 35 हो जाएगा, कट जाएगा। 5 को उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के 2 को उतारेंगे तो 7 49 हो जाएगा। कितना आएगा? 2 आ जाएगा, और 0 को उतारेंगे लगभग 7 एक 21, लगभग हम लेके जाते हैं। ये कैसे निकटतम पूछा है, लगभग पूछा है, तो द्रव्यमान लगभग में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 एक 21, यानी यहाँ पे हमने 7 पच्चे 35 कर दिया, कट गया। 5 को उतारे, 0 बढ़ाए, 2 को उतारे, 7 7 49, 2 0 बढ़ाए तो लगभग। अगर यहाँ पे 1 होता तो भाग पूरी तरह से कट जाती, नहीं है तो कोई बात नहीं, लगभग में हम ले लेंगे। तो 22 गुणे 50, 573, 573, ये हमारा क्या हो जाएगा? लगभग। ठीक है, तो अब इसमें हमको गुणा करना है 22 का। बड़ी फजीहत है। 50 73 गुणे 22 तो हो जाएगा 6। ठीक है, चलो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसी का गुणा फिर इधर कर देते हैं, एक अंक छोड़ के। 6 4 1 0 1 आ जाएगा, 6 4 6। ठीक है, 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1 6 0 6। इतना क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, रहने देते हैं, देखें कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं हुआ है। आगे उसने कहा है कि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है। कोई बात नहीं, लिखेंगे चूंकि चूंकि एक घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? इसलिए 11606 सेंटीमीटर क्यूब, हिंदी में लिख दें, सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान तो जाएगा 606 गुणे 8, कितना ग्राम हो जाएगा। तो 8 का गुणा कर देते हैं, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 के 8 हो जाएगा, 80 4 का, 8 एकम 8 4 12 तो 80 लिखा होगा, 8 एकम 8 1 9, और 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया, इतना ग्राम आ गया है। और हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 के अगर हम भाग लगा देंगे तो हो जाएगा क्यूब का द्रव्यमान, 1000 की भाग लगाएंगे, 3 दशमलव नहीं, 8 9 2 दशमलव 8 4 8, यह क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। 1000 के हम भाग लगा देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह 8 है तो लगभग में यहाँ पे आ जाएगा 893 किलोग्राम, यह हमारा लगभग होगा। लिखेंगे बेलन का द्रव्यमान, या लिखेंगे डायरेक्ट द्रव्यमान, लगभग में हमारा आ जाएगा 893, लगभग में कितना आ जाएगा? 893 आएगा। ठीक है ना,
कुछ कुछ हो सकता है कि 892 दे, तो कोई बात नहीं, आपका सवाल गलत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे निकटतम मान ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, निकटतम मान ले लिया है, जिसके कारण जो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सवाल सही है। वह लगभग पूछा तो लगभग में आप 893 किलोग्राम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं यहाँ। तो यह तो था आपके जो मॉडल पेपर में दिया गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझाने में आप लोगों को विस्तार से समझाया गया है, अगर जिसको नहीं भी आता होगा उसको आ जाएगा। और कोशिश करिए आप लोग अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह समझ में सवाल आया है तो कमेंट में यस करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सवाल में समस्या आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या किस चैप्टर के किस सवाल में समस्या आती है वो भी बता दीजिए, उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप लोग हल करिए, प्रैक्टिस करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।